हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में बताया। गर्भ रक्ताणु कोरकता और उसके बचाव के मैंने आपको उपाय बताए। आई बात समझ में? अगला टॉपिक जो इसमें है वो है रक्ताधान। ध्यान देना, कौन सा टॉपिक है? रक्ताधान। तो प्रश्न बनता है आपका, प्रश्न नोट कर लेना पहले। रक्ताधान क्या है समझाइए। प्रश्न बनता है रक्ताधान क्या है समझाइए। ध्यान देना, नोट करना, रक्ताधान क्या है समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, रक्ताधान क्या है समझाइए। ठीक है ना, ध्यान देना, ये आपका प्रश्न हो गया। प्रश्न रक्ताधान क्या है समझाइए। अब देखना इसका आंसर। तो देखिए, उत्तर लिख के हैंड डाल लेना। रक्ताधान क्या डालेंगे? रक्ताधान। तो समझना, रक्ताधान के बारे में पहले परिभाषा बता देता हूं आपके लिए, गौर देना। रक्ताधान एक ऐसी विधि है, समझना, रक्ताधान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से, रक्तादान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, रक्तादान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। आई बात में? रक्तादान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त पर आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, जिसको हम बिंबाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिंबाणु, प्लाज्मा आदि का स्थानांतरण किया जाता है। रक्त जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रक्त के जो रासायनिक संगठन होता है, रासायनिक संगठन में दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं। अब प्लाज्मा जो होता है वो 55% भाग बनाता है और जो रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 45% भाग बनाती हैं। और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, ये भी आपको बताया। नंबर 1 आरबीसी, नंबर दूसरी डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 था इसमें बिंबाणु, जिसे हम प्लेटलेट से नाम से जानते हैं। तो वही डेफिनेशन आ रही कि हम किसका स्थानांतरण कर रहे हैं? प्लाज्मा का स्थानांतरित कर देते हैं या प्लेटलेट्स का क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। तो ध्यान देना, गौर देना, रक्तादान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। आई बात समझ में? तो प्रश्न में लिखा दिया रक्तादान क्या है समझाइए। उत्तर लिख के हैंड डालना, रक्तादान, और लिख लीजिए परिभाषा। रक्तादान एक ऐसी विधि है, नोट करना इसको, रक्तादान एक ऐसी विधि है, ऐसी विधि है, रक्तादान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से, ध्यान देना, जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, यानी जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में, परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, यानी प्लेट जैसी संरचना होती है इसलिए इनको प्लेटलेट्स के नाम जानते हैं। दूसरा नाम इनका क्या है? बिंबाणु भी है। क्या है इनका दूसरा नाम? बिंबाणु भी है। ठीक है ना, प्लेटलेट्स कॉमा प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होती है हमारे रुधिर का 55% भाग बनाती है। प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है, आदि को स्थानांतरित किया जाता है। आई बात समझ में?
प्रश्न था आपका रक्तदान क्या है समझाइए, और आपको बताया कि रक्तदान एक ऐसी विधि है, रक्तदान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी मैंने कल भी बताया था कि जो रक्त होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका क्या किया जाता है, आदान किया जाता है। यानी किसी विषम परिस्थिति में, माना कोई व्यक्ति चोटग्रस्त हो गया है, उसके किसी भी कारण से उसके शरीर में रुधिर की कमी हो गई है, तो उस समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्त स्थानांतरित किया जाता है। तो वही बात यहाँ पर आ गई कि रक्तदान एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पाद जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। आई बात समझ में। और यह विधि जो थी, ध्यान देना, सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को, 15 जून 1667 को, यानी सर्वप्रथम रक्तदान 15 जून 1667 को ये वैज्ञानिक थे फ्रांस के। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। ध्यान देना, फ्रांस के वैज्ञानिक थे डॉक्टर जीन बेपिटस डेनिस, यानी डॉक्टर जीन बेपिटस डेनिस ने सबसे पहले एक 15 वर्षीय बालक में भीड़ से क्या कराया था? रक्तदान कराया था। यानी सबसे पहले ये आता है भाई, प्रश्न बनता है भाई, सबसे पहले रक्तदान किस वैज्ञानिक ने कराया, किस चिकित्सक ने कराया? तो एक फ्रांस का चिकित्सक था डॉक्टर जीन बेपिटस डेनिस ने 15 जून 1667 में एक 15 वर्षीय बालक में किससे? भीड़ से रक्तदान कराया था। हालांकि जो 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद क्या लग गई थी? पशुओं से मानव में रक्तदान पर क्या लग गई थी? रोक लगा दी गई थी। हालांकि इसके 10 वर्ष के बाद पशुओं से मानव में रक्तदान जो था उस निषेध कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई थी। आई बात समझे। यानी 15 वर्षीय बालक में, कैसे बालक में? 15 वर्षीय बालक में, यानी 15 वर्षीय बालक जो था वो खेल रहा था, और खेलते खेलते वो क्या हो गया? चोटिल हो गया। क्योंकि चोटिल हो गया तो उसके शरीर से जो रक्त था वो अविरल रूप से लगातार क्या हो गया? बह गया। अब उसके शरीर की किसकी आवश्यकता थी? रक्त की। अगर रक्त नहीं चढ़ाया गया तो उसकी क्या हो सकती थी? मृत्यु हो सकती थी। तो उस समय इतनी, आज जितनी उन्नत साइंस है, उस समय इतनी उन्नत साइंस नहीं थी। तो इसलिए उस 15 वर्षीय बालक जो था, उसकी माँ अपने बच्चे को डॉक्टर जीन बेपिटस डेनिस जो था, फ्रांस की बात है, उसके पास लेकर गई। तो उसने जो भीड़ थी, भीड़ से उस बालक में कृत्रिम रक्तदान चढ़ा दिया गया, यानी कृत्रिम रक्तदान कर दिया। यानी आई बात समझ में। यानी भीड़ से रक्त लेकर किस में चढ़ा दिया? बालक में। आई बात समझ में। और वो बालक क्या हो गया? बच गया। तो ये क्या हो गया? सबसे पहले रक्तदान जो खोजा था वो डॉक्टर जीन बेपिटस डेनिस के द्वारा। कब? 15 जून 1667 में। कहाँ का रहने वाला था ये? फ्रांस का। किसमें? 15 वर्षीय बालक में। किससे? भीड़ से। तो कई प्रश्न बन जाते हैं। और हालांकि 10 वर्ष के बाद, यानी पशुओं से मानव में जो रक्तदान था उस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया, उसको निषेध कर दिया। आई बात समझ में। तो लिख लेना इस बात को कि सबसे पहले, पैराग्राफ चेंज कर लिखना, सबसे पहले फ्रांस के चिकित्सक, कहाँ का रहने वाला था ये? फ्रांस के। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस के। सबसे पहले फ्रांस के चिकित्सक कौन था? डॉक्टर जीन बेपिटस डेनिस। चिकित्सक डॉक्टर जीन बेपिटस। कौन था? बेपिटस यानी डॉक्टर जीन बेपिटस डेनिस द्वारा 15 जून 1667 15 जून 1667 में रक्तदान संपादित किया। 15 जून 1667 में रक्तदान संपादित किया। आई बात। सबसे पहले फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बेपिटस डेनिस द्वारा 15 जून 1667 में
रक्तदान संपादित किया। उन्होंने 15 वर्षीय बालक में, मैं बता रहा था अभी आपके लिए, नोट करना, उन्होंने 15 वर्षीय बालक में, उन्होंने 15 वर्षीय बालक में भेड़, यानी किससे, भेड़ से, जो भेड़ जो होती है अपनी भेड़ से, यानी उन्होंने 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से, किसके रक्त से, भेड़ के रक्त से, तो 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से, तो नोट करना, भेड़ के रक्त से, भेड़ के रक्त से, 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से क्या कराया, रक्तदान करवाया था। क्या करवाया था, रक्तदान, यानी भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया था। आई बात समझ में, भेड़ के रक्त से क्या करवाया था, रक्तदान करवाया था। कितने में, 15 वर्षीय बालक में, किसमें, 15 वर्षीय बालक में। आई बात समझ में, तो उन्होंने 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया था। और एक बात मैंने आपको भी बता दी थी कि क्या हुआ था कि 10 वर्ष के बाद, इसके 10 वर्ष के बाद इस पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। आई बात समझ में, तो एक प्रश्न आपका कंप्लीट, रक्तदान क्या है समझाइए। अगला प्रश्न बनता है इसमें कि रक्तदान की आवश्यकता, कि जो रक्तदान होता है, रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है। तो ध्यान देना, गौर देना, प्रश्न नोट करो इसको कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसा क्या कारण है कि हमें रक्तदान या रक्तदान एक ही बात है, रक्तदान मतलब रक्त का आदान प्रदान, रक्त का आदान प्रदान, तो रक्तदान की आवश्यकता, रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है समझाइए। तो इस प्रश्न को नोट करो, रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है समझाइए। तो देखिए भाई प्रिय छात्र छात्राओं की जो रक्तदान होता है उसकी आवश्यकता जो होती है वो निम्नलिखित कारणों से होती है। तो निम्नलिखित कारण कौन कौन से हैं इसमें ध्यान देना, समझना। नंबर 1 है चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, कि माना कोई गंभीर चोट लग जाए, कैसी चोट लग जाए, गंभीर, तो लिखना इसको चोट लगने या अत्यधिक चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, यानी चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर आप जानते हैं कि जब कोई गंभीर चोट लग जाती है, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, यानी होने पर, तो होने पर लिख लेना। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ पूरा विस्तार, कि माना आप जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या लग जाती है, गंभीर चोट लग जाती है। इससे पहले एक बात और समझिए आप कि हमारे शरीर में जो रुधिर होता है, हमारे शरीर में रुधिर होता है, धमनी और स्राव में प्रभावित होता है। किसमें होता है, धमनी और स्राव में। धमनी किसके लिए होती है, शुद्ध के लिए, और सिराएं किसके लिए होती हैं, अशुद्ध के लिए। किसके लिए होती हैं, अशुद्ध के लिए, यानी शुद्ध धमनी जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, शुद्ध रुधिर के लिए, और सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रुधिर के लिए। आई बात समझ। अब हमारे शरीर में क्या लग जाती है, कोई गंभीर जब चोट लग जाती है तो जो रक्त होता है वो क्या होता है, अविरल रूप से लगातार क्या होता है, बहता है। देखा होगा सामान्य अगर चोट लग जाती है, खरोंच लग जाती है, तो 2-3 मिनट के बाद रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। एक क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, 5-विब्रोजन नामक वर्णक की वजह से, क्योंकि हमारे रुधिर में 5-विब्रोजन नामक वर्णक पाया जाता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो ये सूख कर कैसा हो जाता है, कठोर या कड़ा हो जाता है। आई बात समझे। लेकिन ध्यान देना कि लेकिन जब गंभीर चोट लग जाती है तो रक्तस्राव नहीं रुकता, यानी रक्त लगातार अविरल गति से बहता है। तो जो अविरल गति से बहेगा, और एक बात मैंने कल आपको बताई थी, स्वस्थ व्यक्ति में लगभग, वयस्क व्यक्ति जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसमें लगभग 5 लीटर रुधिर की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 5 लीटर रुधिर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितने लीटर रुधिर पाया जाता है, 5। उससे जब कम मात्रा होती है तो वो हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है। इसलिए जब गंभीर चोट लग जाती है और अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, रक्त बह जाता है, तो हमें कृत्रिम रूप से रक्त की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हमारे शरीर में चढ़ाया जाता है। आई बात समझ में। तो इसमें नोट करना आप कि चोट लगने, अत्यधिक रक्तस्राव होने पर रक्तदान क्या होती है, आवश्यकता होती है। नंबर 2 ध्यान देना, समझना, नोट करना पॉइंट को दूसरे को, कि शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, यानी शरीर में
शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, यानी किसी रोग की वजह से शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, आई बात समझ, यानी किसी भी रोग की वजह से क्या हो गई, रक्त की क्या हो गई, कमी हो गई, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, रक्तहीनता आप जानते हैं किसी भी कारण से, या हमारा संतुलित भोजन नहीं है, और संतुलित भोजन आप जानते हैं, संतुलित भोजन जो होता है उसमें रुधिर का क्या होता है, निर्माण होता है, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और आयरन जो होता है क्या करता है, लोह तत्व जो आयरन होता है ये रुधिर के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। अब माना हमारे भोजन में क्या है, संतुलित भोजन का अभाव है, हमारा भोजन जो है कैसा है, संतुलित नहीं है, या संतुलित भोजन का क्या है, अभाव है, तो क्या होगा, हमारे शरीर में फलस्वरूप रक्त की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उस समय भी शरीर में अत्यधिक यानी अत्यंत जो क्या होता है, गंभीर रक्तहीनता होने पर, आई बात समझ में, तो दूसरा रक्तदान क्या होने पर। नंबर तीसरा है कि कोई मानस शल्य क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, कोई शल्य क्रिया, कि शल्य चिकित्सा के दौरान, ध्यान देना, शल्य चिकित्सा के दौरान, तो शल्य चिकित्सा क्या होती है, माना हमारे शरीर में कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई जटिल प्रकार का गंभीर रोग है, और उस समय हमारे शरीर में ऑपरेशन की आवश्यकता है या शल्य क्रिया हो रही है, तो उस समय रक्त की आवश्यकता कैसी होती है, अधिक होती है। तो इसलिए शल्य चिकित्सा के दौरान भी क्या होती है, रक्तदान की आवश्यकता होती है। नंबर अगला है हीमोफीलिया रोगों के, किसमें, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया यानी एक रोग होता है, हीमोफीलिया एक शाही रोग है, हीमोफीलिया, अभी इस तरह बताऊंगा हीमोफीलिया क्या होता है, पहले लिख लो पॉइंट। हीमोफीलिया के रोगियों को, हीमोफीलिया के जो रोगी होते हैं उनके लिए, हीमोफीलिया के रोगियों को, तो ध्यान देना, हीमोफीलिया क्या होता है कि हीमोफीलिया जो रोग होता है, जिन व्यक्तियों में हीमोफीलिया रोग पाया जाता है उनमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, क्या नहीं होता है, उनमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है। आई बात समझे, क्योंकि एक शाही रोग है। सबसे पहले ब्रिटेन जो महारानी विक्टोरिया परिवार थी अपना, उस परिवार में हुआ था, इसलिए इस रोग को हम शाही रोग भी कहते हैं। और हीमोफीलिया रोग ऐसा होता है कि इसमें रुधिर का थक्का नहीं जमता है। सामान्य भी अगर हमारे शरीर में कोई हल्की चोट लगती है तो कुछ समय बाद आपने देखा होगा रुधिर का थक्का जम जाता है, लेकिन जब हीमोफीलिया से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में रुधिर का थक्का नहीं जमता है। आई बात समझ में, आसानी से नहीं जमता है। तो जो आसानी से नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं लगेगा, तो रक्त क्या होगा, एब्रल गति से क्या होता रहेगा, बहता रहेगा। और जब एब्रल गति से बहता रहेगा तो क्या होगा, हमें रक्त क्या होगी, रक्तदान की आवश्यकता होगी। आई बात में 4 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 5 है रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में। देखा होगा आपने जब डेंगू रोग, एक डेंगू रोग के बारे में सुना होगा आपने। आई बात समझे, तो डेंगू रोग में क्या होता था कि जो प्लेट होती थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। तो रक्त में बिंबाणु, आई बात समझे, रक्त में बिंबाणु क्या बोलते हैं, इनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। आई बात समझे, तो रक्त में बिंबाणु क्या हो जाती थी, डेंगू रोग में कमी हो जाती थी। देख सुना होगा आपने कि डेंगू रोग में क्या हो गई, शरीर की प्लेटें क्या हो जाती थी, डाउन हो जाती थी, उनकी संख्या क्या हो जाती थी, रक्त में कम, इसलिए क्या होती थी, रक्तदान की आवश्यकता होती थी। आई बात समझे, तो नंबर 5वां पॉइंट है रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में, अल्पता की स्थिति में, अल्पता की स्थिति में। आई बात समझ में, रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में, यानी हमारे शरीर में क्या हो गया, बिंबाणुओं की, हमारे रक्त आप जानते हैं रक्त कणिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु, तो बिंबाणु क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब, डेंगू रोग में। आपने देखा अधिकतर डेंगू रोग जो होता है उसमें प्लेटें कम होती हैं, तो उस समय भी रक्तदान क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो 5वां पॉइंट आपका वही है। आई बात समझ में। अगला जो इसमें है, ध्यान देना, समझना, यानी दात्र कोष का अरक्ता, यानी दात्र कोष का अरक्ता के रोगियों को। तो पॉइंट को लिख लेता हूं, फिर विस्तार बताऊंगा इसका। दात्र कोष का अरक्ता, यानी अरक्ता, आई बात समझ, दात्र कोष का अरक्ता के रोगियों को, के रोगियों को। अब सुनिए, दात्र कोष का अरक्ता क्या होती है, रक्त और आय लग गया, इसका मतलब नहीं, कम मात्रा। आई बात समझ, तो दात्र कोष का अरक्ता के रोगियों को, तो इसका मतलब होता है कि आपने सुना होगा, पाठ नंबर 1 भी मैंने जब पढ़ाया था उसको बताया था मैंने कि जब हमारे शरीर में
रक्त की कमी हो जाती है, तो रक्त की कमी हो जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, एनीमिया कह देते हैं, अरक्ता कह देते हैं, आई बात समझ, रक्तहीनता भी कह देते हैं। बताया था मैंने आपको, जो लोहे तत्व पढ़ा रहा था तो लोहे तत्व में बताया मैंने कि लोह तत्व जो होता है हमारे शरीर में रुधिर के निर्माण में सहायक होता है, और इसकी जो लोह तत्व की जब कमी हो जाती है, संतुलित भोजन के बारे में जो पढ़ा रहा था तो आपको समझाया था कि जो लोहे तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में अरक्ता या एनीमिया या रक्तहीनता हो जाती है, जिससे चेहरा और जो शरीर होता है पीला पड़ जाता है। तो अरक्ता वो ये एनीमिया, कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, कोष्टक में लिख लेना एनीमिया। और एनीमिया का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में रुधिर की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आई बात समझ, किसी भी रीजन से संतुलित भोजन नहीं मिला है या कोई और भी रीजन, तो उस रीजन की वजह से जब हमारे शरीर में एनीमिया अरक्ता रोग हो जाता है तो उस समय व्यक्ति को रक्तदान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, रक्तदान की। तो रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है, तो 6 पॉइंट हैं। नंबर 1 चोट लगने पर या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर। नंबर 2 है शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर। नंबर 3 है शल्य चिकित्सा के दौरान। नंबर 4 है हीमोफीलिया के रोगियों को। नंबर 5 है रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में। और नंबर 6 दात्र कोष का अरक्ता के रोगियों को, जिसको हम एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। तो 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। नंबर 1 रक्तदान क्या है समझाइए, और रक्तदान में 2 प्रश्न बन जाते हैं, एक तो परिभाषा बन जाती है और एक बन जाता है भाई सबसे पहले रक्तदान खोज किसने की थी, तो फ्रांस के चिकित्सक थे कौन, डॉक्टर जीन बैपिटर डेनिस के द्वारा 15 जून 1667 में। और एक 15 वर्षीय बालक में किससे, बेड़ के द्वारा रक्तदान कराया था। तो आपके 2 प्रश्न हो गए, रक्तदान क्या है समझाइए, और नंबर 2 है रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है समझाइए। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में है इसमें रक्तदान की प्रक्रिया। कौन सा, रक्तदान की प्रक्रिया की जो रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान देना, समझना रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित की जाती है, तो गौर देना। चलते हैं, तो देखिए प्रिय छात्राओं, अगला टॉपिक जिसमें बता रहा था मैं कि रक्तदान की प्रक्रिया, तो प्रश्न नोट करना कि रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है समझाइए। पहले प्रश्न नोट कर लेना, रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, कैसे संपादित होती है समझाइए। आई बात समझ में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कि रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है। 2 प्रश्न तो आपको बता दिए पहले ही, रक्तदान क्या है समझाइए और रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है समझाइए। अगला प्रश्न बनता है कि भाई रक्तदान की जो प्रक्रिया है, यानी रक्त का आदान प्रदान कैसे होता है, इसकी क्या एक क्रिया है, तो रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है समझाइए। तो ध्यान देना, इसके बारे में आपको बता रहे हैं, तो गौर देना कि रक्तदान जो है एक वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, एक वैज्ञानिक विधि है। आई बात समझ में, कैसी विधि है, रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से, रक्तदान एक क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। किस निम्न प्रकार, यानी 2 चरण होते हैं। एक तो रक्त क्या होता है, संग्रहण होता है, रक्त का क्या होता है, कलेक्शन होता है, रक्त संग्रहण, और एक होता है आधान। क्या होता है, आधान। 2 प्रक्रियाएं होती हैं इसमें, तो नोट करो इसको। लिखाता हूं पहले आपको कि रक्तदान जो होता है, रक्तदान क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी रक्तदान जो है कैसी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। आई बात समझ में। प्रश्न बनता है रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है समझाइए, और आपका उत्तर है कि रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। यानी इसके 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं इसके, 2। एक तो होता है रक्त संग्रहण और एक क्या होता है, आदान। तो नंबर 1 पहले आपको मैं समझा देता हूं, रक्त संग्रहण। तो नंबर 1
ए डाल लेना, रक्त संग्रहण, और दूसरी कौन सा होता है, आदान। तो पहले आपको रक्त संग्रहण के बारे में बता देता हूं। तो सुनिए कि भाई रक्त का कलेक्शन कैसे किया जाता है। भाई रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है, इसमें पहले रक्त का क्या होगा, संग्रहण होगा, फिर रक्त जो संग्रहण हो जाता है तो उसका फिर क्या होगा, आदान होगा। क्या होगा, आदान, यानी दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफर किया जाएगा या दूसरे व्यक्ति के शरीर में वो चढ़ाया जाएगा। तो नंबर 1 कौन सा हो गया, रक्त संग्रहण। तो देखिए रक्त संग्रहण कैसे होता है कि रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व, यानी रक्त जो संग्रहण है उसकी प्रक्रिया से पूर्व दाता के शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। यानी जो रक्त दे रहा है उसके शरीर का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। भाई किसी रोग से, गंभीर रोग से वो ग्रसित तो नहीं है, या उसके रक्त की जो हीमोग्लोबिन है वो 12.5 के आसपास है या नहीं है, उसके शरीर का तापमान सही है कि नहीं है, किसी अन्य गंभीर प्रकार रोग से ग्रसित तो नहीं है। इस तरह का सामान्यतः उसका क्या किया जाता है, चेकअप किया जाता है, उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। तो पहले नोट कर लेना नंबर 1 पॉइंट इसमें। तो नंबर 1 पॉइंट इसमें नोट करते हैं। तो नंबर 1 है कि रक्त संग्रहण, ध्यान देना, रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व, रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व जो दाता होता है, दाता मतलब देने वाला, जो रक्त क्या कर रहा है, दे रहा है, तो रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। से पूर्व दाता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, यानी उसको विभिन्न प्रकार परीक्षण करते हैं। उसके शरीर का तापमान है, हीमोग्लोबिन है, किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, इस तरह का क्या किया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। आई बात में नंबर 1 पॉइंट हो गया कि रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व जो दाता होता है, दाता क्या होता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। आई बात समझ में। आगे चलते हैं प्रिय छात्राओं। अब ध्यान देना कि स्वास्थ्य परीक्षण जब हो गया उसका, यानी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उपयोग क्षमता की प्रवेशनी यानी उपयोग क्षमता की क्या होती है, प्रवेशनी जो होती है, प्रवेशनी की सहायता से, यानी थक्का रोधी निमज्जीकृत जो थैलियां होती हैं उनमें रक्त को क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। यानी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उपयोग क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की निमज्जीकृत थक्का रोधी युक्त जो थैलियां होती हैं उनमें दाता के रक्त का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। ऐसे समझो कि भाई स्वास्थ्य परीक्षण हो गया। अब उपयोग क्षमता क्या होती है, प्रवेशनी होती है। आपने देखा होगा जो बोतल चढ़ते हैं या देखा होगा तो बोतल जो चढ़ते हैं तो ये प्रवेशनी होती है कि नहीं होती है, हिंदी में उसको प्रवेशनी कह देते हैं। नलीनुमा संरचना होती है, उसके शीर्ष भाग पर क्या होती है, यानी निडल लगी रहती है, सुई लगी रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रवेशनी। तो उपयोग क्षमता की तो एक प्रवेशनी होती है। और एक ऐसी थैलियों का उपयोग किया जाता है जो कैसी होनी चाहिए, थक्का रोधी निमज्जीकृत है, उसमें कोई प्रकार का सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। और थक्का रोधी है कि आप जानते हैं सामान्य रुधिर हमारे शरीर से जब बाहर निकलता है तो क्या जम जाता है, उसका थक्का जम जाता है। तो वो थैलियां कैसी होती हैं, निमज्जीकृत होने के साथ साथ कैसी होती हैं, थक्का रोधी भी होनी चाहिए कि उनमें रुधिर का थक्का नहीं जमना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः आप ये जानते हैं कि जैसे ही रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलता है और वायु के संपर्क में आता है तो रक्त में एक विशेष प्रकार का वर्णक जो पदार्थ है, फाइब्रिनोजन वर्णक, कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन नामक वर्णक, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है सूख कर क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थक्का के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट नोट करना इसमें। तो देखिए स्वास्थ्य परीक्षण के बाद, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उपयुक्त क्षमता वाली, यानी स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम, यानी उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की यानी कैसी थैलियां होती हैं, वो
कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? जिनमें किसी प्रकार का क्या नहीं होता है, कोई सूक्ष्म जीव नहीं हो, निमज्जीकृत होती हैं। कैसी होती हैं? निमज्जीकृत होती हैं। तो ध्यान देना, कैसी होती हैं? निमज्जीकृत होती हैं। निमज्जीकृत का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार क्या नहीं होती हैं, कोई सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। आई बात समझ में? तो निमज्जीकृत का मतलब है, आपने भी देखा होगा, लुई पाश्चर ने भी बताया था कि भाई माना हम किसी 0 डिग्री तापमान पर या अधिक ताप पर किसी वस्तु को गर्म कर देते हैं, वो निमज्जीकृत हो जाती है। तो ये भी थैलियाँ इसी तरह होती हैं, निमज्जीकृत होती हैं, जिसमें किसी प्रकार का नहीं होते हैं, सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। तो निमज्जीकृत थक्का रोधी, थक्का रोधी जहाँ पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है, थक्का रोधी आई बात निमज्जीकृत थक्का रोधी युक्त थैलियों में, युक्त थैलियों में, युक्त थैलियों में, थैलियों में दाता का, जो दाता क्या होता है? देने वाला होता है, जो दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है, दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, दाता से रक्त का संग्रहण किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहले श्वास परीक्षण कर लिया, उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की जो निमज्जीकृत थक्का रोगियों जो थैलियां हैं उनमें रक्त का क्या कर लिया? संग्रहण कर लिया। अब जो रक्त का क्या हो गया? संग्रहण हो गया। तो संग्रहण के बाद क्या करते हैं कि संग्रहित रक्त का प्रशीतित भंडारण किया जाता है। प्रशीतित मतलब है उसको कोल्ड स्टोरेज किया जाता है, कोल्ड माने ठंडा, प्रशीतित, प्रशीतित, प्रशीत मतलब कोल्ड, फ्रीज, फ्रीज के अंदर उसको एक तरह से रखा जाता है, फ्रीजरों के अंदर उसको क्या करते हैं? रख देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 0 डिग्री पर, 0 डिग्री तापमान पर या अधिक जो तापमान होता है उस पर सूक्ष्म जीव नहीं पनपते हैं। ऐसा पाक्शीकर ने बताया था, पाक्शी लुई पाश्चर जो वैज्ञानिक था उसने बताया था। आई बात समझ में? तो उसका प्रशीतक भंडारण किया जाता है ताकि रुधिर कैसा बना रहे? शुद्ध बना रहे। तो नोट करना तीसरे पॉइंट को कि संग्रहित रक्त का, ध्यान देना, संग्रहित रक्त का, संग्रहित रक्त का प्रशीतित भंडारण किया जाता है, प्रशीतित भंडारण किया जाता है। आई बात समझ में? जिससे जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि को क्या कर सकें? हम रोक सकें। संग्रहित रक्त का प्रशीतक भंडारण किया जाता है, इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका जा सके, यानी इससे रक्त में जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि क्या कर सकें? हम रोक सकें। क्या कर सकें? रोक सकें। तो नोट करना, इससे रक्त में, यानी इससे रक्त में, ध्यान देना, रक्त में, इससे रक्त में क्या है? जीवाणु वृद्धि को, इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को क्या कर सकें? रोक सकें। इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका तथा कोशिकीय जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तथा कोशिकीय उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं उनको क्या कर सकें? धीमा कर सकें। क्या कर सकें? उन्हें धीमा कर सकें। तथा कोशिकीय उपापचय को धीमा किया जाता है, यानी कोशिकीय जो उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको क्या कर सकते हैं? उन यानी जो रक्त है उसके अंदर जो कोशिकीय उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको क्या कर सकते हैं? धीमा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जीवाणु वृद्धि को भी क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो कोशिकीय उपापचय को धीमा किया जाता है। आई बात समझ में? धीमा किया जाता है। 3 पॉइंट आपके क्लियर, कुल इसमें 5 पॉइंट हैं। अगला पॉइंट है इसमें ध्यान देना, समझना, यानी रक्त संग्रहण का अगला पॉइंट है कि संग्रहित रक्त जो होता है उसकी कई प्रकार की जांचें की जाती हैं। जो संग्रहित रक्त हो गया उसके बाद उसकी कई प्रकार जांच की जाती है कि भाई इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये RH यानी कौन सा RH है, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी से ग्रसित तो नहीं है, एड्स संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है। तो इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की उस रक्त की क्या की जाती है? जांचें की जाती हैं। आई बात समझ में? तो पॉइंट नोट करना, संग्रहित रक्त की, संग्रहित रक्त की, संग्रहित रक्त की, ठीक है ना, कई प्रकार की जांचें, संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें, कई प्रकार की जांचें, जैसे कई प्रकार की जांचें जैसे रक्त समूह,
RH कारक, ध्यान देना, जैसे रक्त समूह, यानी कौन सा समूह है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ए बी, रक्त समूह बी, रक्त ए बी और ओ, 4 होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। इसी प्रकार RH कारक भी कितने प्रकार होते हैं? 2। RH धनात्मक जिनमें पाया जाता है वो RH धनात्मक, जिनमें नहीं पाया जाता है वो RH ऋणात्मक। तो जांचें की जाती हैं जैसे रक्त समूह, RH कारक, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV। कौन सा? HIV, यानी एड्स से संबंधित होता है HIV, और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, आई बात समझ, हेपेटाइटिस बी, ठीक है ना, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये रोग होते हैं अपने, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आदि की जाती है, यानी हेपेटाइटिस सी आदि की क्या की जाती है? जांच की जाती हैं, आदि की जाती हैं। आयुवासन जो हमने रक्त संग्रहित किया है कि भाई उसमें कौन सा उसका RH समूह है, कौन सा उसका ब्लड ग्रुप है, HIV से ग्रसित तो नहीं है, एड्स रोग जो होता है उससे ग्रसित तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी या सी से ग्रसित तो नहीं है, किसी प्रकार अन्य कोई विकार तो नहीं है, इस प्रकार की जांचें की जाती हैं आयुवासन में। और उसके बाद क्या होता है? दाता से रक्त लेने के बाद दाता को कुछ समय के लिए चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान के दौरान होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। यानी जो दाता होता है, रक्त जो दिया है, उसको क्या कुछ समय के लिए चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है कि उसने जो रक्त दिया है, रक्त देने से उसको शरीर में किसी प्रकार हलचल तो नहीं है, उसको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, या शरीर के अंदर कोई प्रकार की अनियमितता उत्पन्न तो नहीं हो रही है, इसलिए उसको कुछ समय के लिए चिकित्सक की देख रेख में रखा जाता है। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। 5वां पॉइंट है, इसमें ध्यान देना, समझना कि दाता से, किससे? दाता से रक्त लेने के बाद, दाता से रक्त लेने के बाद, दाता से रक्त लेने के बाद दाता को कुछ समय के लिए, दाता से रक्त लेने के बाद दाता को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जो चिकित्सक होता है, चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है। दाता को समय के लिए जो चिकित्सक होते हैं, अपने चिकित्सक की देखरेख में रखा जाता है, देखरेख में रखा जाता है। आई बात है, देखरेख में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि उसके शरीर में रक्तदान के दौरान होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। ध्यान देना, ताकि उसके शरीर में कोई प्रकार की हलचल हो रही है, ताकि उसके शरीर में हलचल मतलब जैसे उसको चक्कर आ रहे हैं या कमजोरी महसूस कर रहा है या कोई भी और रीजन, या उसको बुखार आ गया, इसलिए उसको इन प्रतिक्रियाओं का उपचार के लिए कुछ समय के लिए क्या करते हैं? चिकित्सक की देख में रखते हैं, ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण, ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण आई बात समझ में होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया का निदान किया जा सके। कोई भी प्रतिक्रिया हो रही है उसका क्या कर सकें? हम निदान कर सकें। तो होने वाली प्रतिक्रिया का क्या कर सकें? निदान कर सकें, उपचार कर सकें। किसी भी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके, तो लिखना है किसी भी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। और जो प्लाज्मा या जो रक्त लिया उसकी 1-2 दिवस में क्या हो जाती है? पुनः पूर्ति हो जाती है। आई बात समझ में कि जो प्लाज्मा में इसकी क्या होती है? मानव में रक्तदान के बाद प्लाज्मा की 1-2 दिन में क्या हो जाती है? पुनः पूर्ति हो जाती है। और आई बात समझ में,
और मानव में रक्तदान के बाद रक्त कोशिकाएं परिसंचरण तंत्र में प्रतिस्थापित हो जाती हैं। यानी रक्तदान के बाद जो प्लाज्मा है ना, रक्तदान के बाद जो प्लाज्मा होती है उसकी 1-2 दिवस में क्या हो जाती है, पुनः पूर्ति हो जाती है। तो क्या हो गया प्रश्न, रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, और ये वैज्ञानिक विधि है। नंबर 1 विधि कौन सी हो गई, रक्त संग्रहण, और रक्त संग्रहण में कितने पॉइंट हो गए, 5। आई बात समझ, 5 पॉइंट हो गए। और इसमें अगला जो इसका चरण है वो है अपना आदान। कौन सा है, आदान। और जो रक्त हम ले रहे हैं यानी दाता से जो हमने रक्त लिया है उसकी 1-2 दिवस में क्या हो जाती है, पुनः पूर्ति हो जाती है। सामान्यतः 24 घंटे में उसकी क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। तो अगला टॉपिक है इसमें आदान, तो उसके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे कि आदान का चरण किस प्रकार पूर्ण होता है। ये तो आपको समझाया रक्त संग्रहण का, इसके बाद बताएंगे आदान का। तो थैंक्स, ओके।